Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry and it is lecture number 6th. बच्चों कल के क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का अगर SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, याद आ रहा है, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ज्यादा होता है। वो खुद को ज्यादा टेंडेंसी से ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो ऑफ कोर्स दूसरे को रिड्यूस करेगा और बोलते हैं उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में लिथियम का जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो हाईएस्ट है। ये पढ़ा था कल हमने। इसी से मिलता जुलता एक और बात पढ़ा था हमने कि ये तो एसओपी के टर्म में हो गया, तुम एसआरपी के टर्म में भी बात कर सकते हो। जिसका एसआरपी ज्यादा है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ज्यादा होगा और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो खुद को रिड्यूस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन इसका मतलब एक ही है। मतलब एक क्या है, देखो, जिस चीज का एसओपी ज्यादा होगा, कोई दिक्कत, जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो खुद को ज्यादा टेंडेंसी से ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब जो खुद को ज्यादा टेंडेंसी से ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद को रिड्यूस नहीं करेगा ज्यादा टेंडेंसी से, उसको खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी उसका कम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसका एसआरपी कम हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो किसी चीज का एसओपी, जैसे लिथियम का ही ले लो, लिथियम का एसओपी कितना है? लिथियम का एसओपी है 3.05 वोल्ट। तुम्हें याद नहीं रखना है, एसओपी एसआरपी का वैल्यू हमेशा एग्जाम में दिया रहता है। ठीक है ना। तो तुम्हें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एसओपी एसआरपी से रिलेटेड, सभी क्वेश्चंस में जो डेटा उठाना है, तुम्हें डेटा यूज करना है, वो एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल से डेटा यूज करना है। ठीक है। लेकिन देखो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन तो पूछा गया है, एसओपी एसआरपी का यूज भी करना है और वो दिया हुआ नहीं है उस क्वेश्चन में। वो इसीलिए क्योंकि एनसीईआरटी एज्यूम करके चलता है कि बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय टेबल को देख लेंगे। ठीक है। तो बच्चों लिथियम का एसओपी ज्यादा है, यानी कि लिथियम प्लस जो होगा, लिथियम प्लस का एसआरपी कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना कि लिथियम अगर ऑक्सीडाइज करता है तो रिड्यूस कौन होगा? रिड्यूस लिथियम प्लस होगा। तो लिथियम प्लस का एसआरपी हो जाएगा -3.05 वोल्ट। तो ये वैल्यू अगर जितना ज्यादा है ये वैल्यू उतना कम हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में भी तुम मर्ज कर सकते हो। किसी चीज का एसओपी ज्यादा है उसका एसआरपी कम होगा, एसओपी ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, लेकिन चूंकि एसओपी ज्यादा है एसआरपी कम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगा। तो इसको तुम मर्ज करके भी बता सकते हो। और इसके आधार पर हमने एप्लीकेशन भी पढ़ा था कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल का मतलब जिस मेटल का एसओपी ज्यादा है। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, जिस रिएक्शन का नाम है मेटल डिस्प्लेसमेंट। आज एक और बात एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, इसी से मिलता जुलता हम लोग। तुमने एक बात पढ़ा होगा सेंटेंस कभी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। सुना है ये तुमने? ज्यादा रिएक्टिव मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल जिंक Zn सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, ये रिएक्शन तुम सबने पढ़ा होगा डेफिनेटली। ZnCl2 एक्वस
प्लस H2 गैस। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन में अगर बोले कुल मिलाकर के क्या काम हुआ है, तो देखो क्या हुआ है, दो काम हुआ है इस रिएक्शन में। Zn सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो गया, बन गया Zn+2। अभी हम एक्वस वगैरह नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, मान लेना एक्वस ही। यहां पर Zn सॉलिड था, वो ऑक्सीडाइज होकर के Zn+2, देखो इसके अंदर Zn+2 है, ZnCl2 के अंदर। और क्या काम हुआ है, H+ रिड्यूस हो गया है। H+ जो था किसके अंदर था, H+, वो H2 बन गया। अब 2H+ तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं कि हुआ क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक अभी उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो 2H+ से बना H2। कोई दिक्कत इसमें? ये दो रिएक्शन हुआ है, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन और H+ का हुआ है रिडक्शन। और हम बोलते हैं कि जिंक जो है डाइल्यूट एसिड से, एक्वस एसिड से H+ को रिप्लेस कर दिया है। खुद ZnCl2 बन गया, H+ अलग हो गया। ऐसा सुने हो ना पहले। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो हम कुछ तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बताते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे देखो, अगर तुम सिल्वर Ag को ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हम मान रहे हैं सब कुछ एक्वस सोल्यूशन में है। आज के बाद से किसी भी आयन के बगल में एक्वस नहीं लगाएंगे हम, तो तुम समझोगे एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 Ag सॉलिड से Ag+, और ये जो SOP है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है -0.8 वोल्ट, ठीक है। चलो फिर इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन H2 गैस। हाइड्रोजन का जो SOP है उससे बन रहा है H+, 2H+ मान लो, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E0 H2 गैस से बन जा रहा है H+। ध्यान रखना, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, रिएक्शन लिखते समय स्टोइकियोमेट्री लिखना चाहिए, लेकिन अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री तुम्हें नहीं लिखना है। ये जो SOP है ये है 0 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं, Ag के बाद आ गया तुम्हारा जिंक। Zn सॉलिड से बन गया Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो SOP है E0 Zn सॉलिड से Zn+2 बन रहा है, और SOP का वैल्यू है 0.76 वोल्ट। देखो यहां पर हम लिख रहे हैं इस तरीके से, E0 Zn से Zn+2 = SOP। ये SOP बुक में नहीं लिखा रहेगा, बुक में सिर्फ इतना लिखा रहेगा, और तुम भी सिर्फ इतना लिख सकते हो एग्जाम वगैरह में। हम SOP बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप समझें इस चीज को, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन कहीं ना बचे, इसलिए हम ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, कम नहीं। कुछ बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं, पूछते हैं हमसे कि सर, व्हाट्सएप पे कई बच्चों का मैसेज है कि सर घर पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम लास्ट में या तो कैलकुलेशन छोड़ देते हैं कई बार कि चलो भाई आंसर तो आ ही जाएगा, हमने पूरा मेथड सही से किया है, तो कैलकुलेशन करने से क्या नया सीख लेंगे हम। या फिर एक और बात पूछते हैं कि सर अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देते हैं और हमें 4 ऑप्शन में पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन है। ये बहुत गलत आदत है। देखो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ क्राइम कर रहे हो तुम, लेकिन तुम समझो इसका मतलब क्या है। मतलब है कि तुम्हें जेईई एडवांस के एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तुम्हें एग्जैक्ट आंसर डेसिमल के 2 डिजिट तक सही आंसर भरना होता है। तो तुम घर में नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कब प्रैक्टिस करोगे? क्या तुम डायरेक्टली जाकर के एग्जाम में सही आंसर ले आओगे? नहीं। तो तुम्हें अभी से जब तुम घर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो एकदम आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट लियो, 8 सॉल्व करो, 6 सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, समझ के सॉल्व करो, क्योंकि जेईई एडवांस में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन दोबारा नहीं आने वाला है। जेईई एडवांस में एक नया क्वेश्चन आएगा जिसे तुमको समझ के अच्छे से सॉल्व करके एग्जैक्ट फाइनल आंसर तक पहुंच करके आंसर को भरना होता है तुम्हें। इसीलिए बच्चों घर में कभी भी शॉर्टकट नहीं, सेल्फ स्टडी के समय कोई शॉर्टकट नहीं। जो शॉर्टकट अपनाए तुम्हें एग्जाम में अपना सकते हो, अगर एग्जाम में तुम्हें लगता है कि अपनाने से तुम सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि
4 ऑप्शन होते हैं किसी क्वेश्चन में, तो तुम्हें एक ऑप्शन पता है कि भाई ये क्लियरली सही है, और सब ऑप्शन तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एग्जाम में अगर तुम्हें एक ऑप्शन पता चल गया जो क्लियरली सही है तो कोई बात नहीं, उसे टिक कर दो, उस क्वेश्चन का मार्क्स तुम्हें मिल गया। लेकिन घर में अगर तुम्हें कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, ये क्लियरली पता है, तो तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस सही क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ी है उसमें। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी करते समय कोई शॉर्टकट नहीं, जितना डिटेल कर सकते हो। नोट्स लिखते समय कोई शॉर्टकट नहीं, एग्जाम में लिखते समय शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सीखते समय कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ता अवेलेबल नहीं है, मेहनत करना होगा तुम्हें। चलो, तो ये लिख दिया हमने। इसके अलावा देखो लिथियम सॉलिड से बन गया Li+ +1 इलेक्ट्रॉन और E0 लिथियम सॉलिड से Li+, और ये हो गया SOP, और ये है 3.05 वोल्ट। यहां तक ये डेटा हम तुम्हें बता रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये डेटा लिखा होता है। तुम्हें नोट्स लिखते समय ये डेटा लिखना है, क्योंकि ये लर्निंग का पार्ट है, याद नहीं करना है, ये डेटा लिख लेना है। चलो, इस डेटा से हम लोग क्या सकते हैं, देखो जिंक का जो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है, जो जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से पता चलता है, जिंक के ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी, ये इसका वैल्यू SOP है 0.76, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है वो 0 है। यानी हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी है जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करने की रखता है। रिपीट कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करने का रखता है। तो अगर मान लो जिंक को मौका मिला कि खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, इसके बदले उसे हाइड्रोजन को रिड्यूस करना पड़ सकता है, कर देगा वो। जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन को H+ से H2 बना सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज होने का जितना टेंडेंसी है, उससे कहीं ज्यादा टेंडेंसी जिंक के ऑक्सीडाइज होने का है। लिथियम भी ऐसा कर देगा। लिथियम को भी अगर मौका मिले तो H+ को, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी लिथियम रखता है खुद को ऑक्सीडाइज करने का। लेकिन क्या सिल्वर ऐसा कर पाएगा? सिल्वर खुद को ऑक्सीडाइज करने का जो टेंडेंसी रखता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं रखता है, इसीलिए सिल्वर ऐसा नहीं कर पाएगा कि खुद को ऑक्सीडाइज कर ले और H+ को रिड्यूस कर ले, क्योंकि सिल्वर से ज्यादा खुद को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी हाइड्रोजन रखता है। कोई दिक्कत? ये तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात किया है, लिख लो इस बात को। metals which have higher oxidation potential than hydrogen, metals which have higher oxidation potential than hydrogen, ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोजन का कितना है 0 वोल्ट। 0 से ज्यादा कोई वैल्यू बताओ, 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.3 सब कुछ। 0 से ज्यादा वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू जो पॉजिटिव हो। मेटल विच हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखोगे 0 वोल्ट, कैन डिस्प्लेस H+ और हाइड्रोजन आयन फ्रॉम डाइल्यूट एक्वस एसिड, can displace hydrogen ion from dilute aqueous acid, can displace hydrogen ion from dilute aqueous acid। डाइल्यूट लिखना जरूरी नहीं है, एक्वस एसिड भी लिख देंगे तो भी आंसर सही होगा, इसलिए कि एक्वस एसिड लोगे कम से कम तब तो H+ मिलेगा। अगर एक्वस एसिड लोगे नहीं, सॉलिड एसिड ले लिए तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड एसिड में H+ और Cl- जो भी है वो जुड़ा रहता है, केटायन एनायन सॉलिड स्टेट में जुड़ा रहता है, उसको हटाना मुश्किल होता है। तो तुम्हें H+ को बाहर निकालने के लिए पहले एक्वस तो लेना ही पड़ेगा। डाइल्यूट एसिड में या फिर एक्वस एसिड को में से H+ को रिप्लेस कर देता है कौन से मेटल्स? वो मेटल
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन गैस से ज्यादा है या 0 से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता किया है, पढ़ा है। देखो बच्चों, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जब इंट्रोडक्शन बात किया था हमने, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, आखिर क्यों हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जानना पड़ता है, उसका एक ही मकसद है कि अगर तुम्हें अलग अलग इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, हालांकि इलेक्ट्रोड्स नहीं, ये तो पेन है, मान लो इलेक्ट्रोड है, ये है तुम्हारा कॉपर का इलेक्ट्रोड दाएं हाथ में, मेरे दाएं हाथ में, और मेरे बाएं हाथ में जिंक का इलेक्ट्रोड। इस दोनों का अगर हमें अलग अलग पोटेंशियल पता होगा तो हम इस दोनों इलेक्ट्रोड से मिला करके अगर एक बैटरी बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, तो उस बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो बैटरी कितने वोल्ट का बैटरी कहलाएगा, 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 2 वोल्ट का। बैटरी बनाने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि ये बैटरी कितने वोल्ट का बनेगा, और इसीलिए हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करके रखते हैं एक टेबल के अंदर। तभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैटरी का पोटेंशियल कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। लिखो, पोटेंशियल ऑफ अ सेल, पोटेंशियल ऑफ अ सेल, पोटेंशियल ऑफ अ सेल, एक सेल का, बैटरी का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद लिखो, पहले पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी, पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव QTY मतलब QT नहीं, QTY मतलब क्वांटिटी। पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी which indicates potential is an intensive quantity which indicates tendency of a redox reaction, एक रिडॉक्स रिएक्शन के टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। देखो, टेंडेंसी क्या है, अच्छाई बुराई, ये सब एक टेंडेंसी है। जैसे तुम अच्छे इंसान हो, ये टेंडेंसी है। अच्छा, अच्छे इंसान, जो अच्छाई जो है, ये इंटेंसिव क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। जैसे इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी या ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसका वैल्यू साइज पर या मास पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो एक क्लास में एक अच्छा बच्चा बैठा हुआ है और एक क्लास में 10 अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे अच्छे हैं। एक क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 अच्छे बच्चे हैं। तो बताओ कौन से क्लास का अच्छाई ज्यादा हुआ? ऐसा बोल सकते हो क्या कि 10 बच्चे जिस क्लास में हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई कम है, क्योंकि अच्छा इंटू 10, और 15 बच्चे जिस क्लास में हैं सभी अच्छे बच्चे हैं, तो उस क्लास की अच्छाई ज्यादा हुई, 15 इंटू अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छाई बुराई एक टेंडेंसी है, इसको मास से, इसको मास वगैरह बढ़ा करके इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे एक स्टूडेंट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जितना जगह वो छेकता है, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट मान लो x वॉल्यूम छेकता है, तो 10 स्टूडेंट मिलकर 10x वॉल्यूम छेकेगा। 15 स्टूडेंट होंगे तो 15x वॉल्यूम छेकेगा। क्लियर है ना? तो जो वॉल्यूम है कैसा क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। एक्सटेंसिव क्वांटिटी मतलब जो नंबर पे डिपेंड करता है, जो मोल पे डिपेंड करता है, जो मास पे डिपेंड करता है, जो साइज पे डिपेंड करता है। इंटेंसिव मतलब वो साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये एक टेंडेंसी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn सॉलिड से बन गया Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन E0, इसका जो इसका पोटेंशियल, अभी सिंबल नहीं लिख रहे हैं,
ई नॉट अगर इसका वैल्यू है प्लस 0.76 वोल्ट, तो एक बात बताओगे, हम कर देते हैं हाफ Zn सॉलिड से हाफ Zn प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ इसका ई नॉट कितना है, या मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2Zn सॉलिड से बन गया 2Zn प्लस 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये तीनों रिएक्शन का ई नॉट जो पोटेंशियल है, एसओपी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कितना होगा? तीनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में सेम होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इंटेंसिव क्वांटिटी है, ये स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, 1 मोल जिंक हो या 2 मोल जिंक हो या आधा मोल जिंक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब हम लोग ई नोट का वैल्यू लिखते हैं, तो ई नोट का जब सिंबल लिखते हैं तो लिखते हैं Zn सॉलिड से Zn प्लस 2। क्यों ये सिंबल लिखते हैं? यहां पर 2Zn सॉलिड हाफ Zn प्लस 2 ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखते हैं कभी भी। देखो ना, लिखते हैं H2 से H प्लस, कभी देखोगे H2 से 2H प्लस सिंबल लिखते समय? नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब ही नहीं उससे ना, स्टोइकियोमेट्री से मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं ये इंटेंसिव क्वांटिटी है जो स्टोइकियोमेट्री से जिसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोल से इसको मतलब नहीं है। पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये बताता है टेंडेंसी कितना ज्यादा है। एक जिंक का ऑक्सीडाइज होने का जितना टेंडेंसी है उतना ही 2 जिंक का होगा, उतना ही तीसरे जिंक का भी होगा, उतना ही चौथे जिंक का होगा। अरे 1 kg जिंक ले लो, उतना ही टेंडेंसी रहेगा, टेंडेंसी घटेगा बढ़ेगा नहीं। कोई दिक्कत? चलो अगला बात ये लिख लो इतना, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला बात है कि इस रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, जैसे देखो जिंक सॉलिड से Zn प्लस 2 बनाओगे ना, तो इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी तो इन्वॉल्व होगा ना। किसी रिएक्शन से जितना यूजफुल एनर्जी तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, उस यूजफुल एनर्जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। किसी भी रिएक्शन से जितना यूजफुल एनर्जी निकाल सकते हो उस एनर्जी का नाम है फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। कोई दिक्कत? लेकिन जो एनर्जी होता है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी होता है। मतलब क्या है? मतलब है देखो, एक जिंक का जितना टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का उतना ही 2 जिंक का होगा, वही टेंडेंसी 3 जिंक का होगा। लेकिन एक मोल जिंक अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो जितना एनर्जी निकलेगा या जितना एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मान लेते हैं एनर्जी निकल रहा है, तो 1 मोल जिंक के ऑक्सीडाइज होने में अगर 10 जूल एनर्जी रिलीज होता है, 10 जूल एनर्जी, 10 यूनिट एनर्जी निकलता है, तो 2 मोल जिंक के ऑक्सीडाइज होने से 20 यूनिट एनर्जी निकलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं टेंडेंसी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्वांटिटी को समझने के लिए। पेट्रोल का टेंडेंसी है जलना, पेट्रोल ज्वलनशील है, तो 1 kg पेट्रोल रखो और कहीं 50 kg पेट्रोल रखो, जलने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है? दोनों का बराबर है। ऐसा नहीं कि 50 kg वाला पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेगा और 1 kg वाले पेट्रोल पे तुम गरमाए जा रहे हो, आग लगाए जा रहे हो, आग ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। जलने का टेंडेंसी दोनों का बराबर है, 1 kg पेट्रोल हो या 50 kg पेट्रोल हो। लेकिन जब 1 kg पेट्रोल जलेगा तो जितना एनर्जी निकलेगा, X एनर्जी निकला, तो 50 kg पेट्रोल जलने से 50x एनर्जी निकलेगा। समझ गए ना? तो जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी हम यूजफुल काम में लगा सकते हैं किसी रिएक्शन का, वो एनर्जी उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। इसके नीचे लिखोगे फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा जी। फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा जी is an extensive quantity
QTY, QT नहीं, क्वांटिटी। फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, विच डिपेंड्स ऑन मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, which depends on mole or stoichiometric coefficient of the reaction, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी इंटेंसिव है उस क्वांटिटी को जोड़ घटा नहीं सकते हो डायरेक्टली। जैसे एक कंटेनर में वाटर है और इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी कितना है? ये मान लो 1 ग्राम पर ml है, कोई दिक्कत? एक दूसरे कंटेनर में वाटर है, उसका भी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। दोनों कंटेनर के वाटर को ऐड कर दो तो जो फाइनल डेंसिटी होगा कितना होगा बताओ तो? दो कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, एक कंटेनर में डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, दूसरे कंटेनर में डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, दोनों को ऐड कर दोगे तो डेंसिटी हो जाएगा 2 ग्राम पर ml। नहीं, अरे ऐसा डेंसिटी बढ़ने लगे तो भाई 10 kg वाटर ऐड कर दो 10 कंटेनर से, 10 ग्राम पर ml हो जाएगा। डेंसिटी ऐसे नहीं जुड़ता है क्योंकि ये इंटेंसिव क्वांटिटी है। 1 kg वाटर लो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 2 kg वाटर लो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 3 kg वाटर लो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। लेकिन वाटर का मास ऐड होता जाएगा। जैसे 1 kg वाटर एक कंटेनर में है, दूसरे कंटेनर में भी 1 kg है, दोनों को ऐड कर दो तो 2 kg मिल जाएगा वाटर। तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिव क्वांटिटी को नहीं। लिख लो, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। Free energy of reactions can be added, subtracted or multiplied, but not potential of a reaction, किसी रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी है उसको तुम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन में एनर्जी, फ्री एनर्जी मान लो कुछ है x, एक रिएक्शन से x एनर्जी निकल रहा है, फ्री एनर्जी है किसी रिएक्शन का, और दूसरे रिएक्शन का फ्री एनर्जी y है। दोनों रिएक्शन को जोड़ करके एक नया रिएक्शन बना दो तो फ्री एनर्जी x प्लस y हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक रिएक्शन का पोटेंशियल अगर x है और दूसरे रिएक्शन का पोटेंशियल y है, दोनों को जोड़ दोगे तो पोटेंशियल जुड़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फ्री एनर्जी जुड़ जाएगा, एनर्जी जुड़ सकता है, ठीक है ना? मेरे अंदर 100 यूनिट एनर्जी है और किसी और व्यक्ति के अंदर 100 यूनिट एनर्जी है, तो हम दोनों मिल, हम अकेला जितना काम कर सकते हैं दोनों मिलकर उसका डबल काम कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो एनर्जी एक्सटेंसिव क्वांटिटी वो जुड़ जाता है। लेकिन देखते हैं इसका क्या, इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग फर्दर। तो पहले देखते हैं कि फ्री एनर्जी और पोटेंशियल में कोई अंतर है क्या, कोई रिलेशन है क्या? सॉरी, अंतर नहीं, रिलेशन है क्या? फ्री एनर्जी और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है, ऐसा चेक करते हैं। तो तुम बताओ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक पावर आउटपुट होता है, सुना है तुमने? इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक पावर आउटपुट होता है। पावर, क्या फॉर्मूला होता है पावर का? इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जो पावर का फॉर्मूला होता है वो है P इक्वल टू I इंटू वी, करंट इंटू वोल्टेज। P क्या है? P है पावर। पावर का मतलब एनर्जी, जितना एनर्जी आउटपुट दे रहा है कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है ना, वो जितना एनर्जी आउटपुट है पर यूनिट टाइम। आउटपुट का मतलब, सॉरी, एनर्जी आउटपुट नहीं, इनपुट बोल सकते हो तुम। कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना एनर्जी ले रहा है कहीं से भी, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, और इज इक्वल टू
करंट इंटू वोल्टेज। करंट क्या है? करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इंटू वोल्टेज को बोल दो पोटेंशियल। ठीक है ना? तो यहां से ये कट गया, ये कट गया। एनर्जी को लिख दो डेल्टा जी। यही एनर्जी है जो तुम्हें फ्री, किसी रिएक्शन से इतना एनर्जी तुम एक्सट्रैक्ट कर पाओगे कोई यूजफुल काम करने के लिए। ठीक है? तो डेल्टा जी हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल हो गया किसी रिएक्शन का ई, ई मतलब पोटेंशियल का सिंबल है। चार्ज कितना है? किसी रिएक्शन में कितना चार्ज इन्वॉल्व है? किसी रिएक्शन में चार्ज इन्वॉल्व होता है, देखो हर एक रिएक्शन का एक एन फैक्टर होता है, याद आ रहा है? एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। इसीलिए हम लोग एन फैक्टर पढ़ते थे, याद आ रहा है? तुम सोचते होगे कि सर एन फैक्टर बार बार निकालने क्यों बोलते हैं? किसी रिएक्शन के लिए एक एनएफ डिसाइड होता है जिसको बोलते हैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग एफ बोलते हैं। एफ होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज में नहीं बोला जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली, देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे। हमने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं 96500 कूलम, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तुम सभी लोग मुझे मैसेज करके बताओगे कि एग्जैक्ट कितना वैल्यू होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो देखो किसी रिएक्शन में कितना चार्ज इन्वॉल्व है, तो तुम्हें पता करना पड़ेगा किसी रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो F अमाउंट ऑफ चार्ज इन्वॉल्व है। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 2F अमाउंट ऑफ चार्ज इन्वॉल्व है। अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 3F अमाउंट ऑफ चार्ज इन्वॉल्व है। अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 4F। अगर NF मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो NF इंटू कैपिटल F। कोई दिक्कत? लेकिन देखो ये जो चार्ज है N हो गया मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लो तुम्हारे पास 5 मोल इलेक्ट्रॉन है, N का वैल्यू कितना है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन है। और F का वैल्यू कितना है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया तो 5 कर दिया NF इंटू F, NF इंटू F। F हो गया तुम्हारा NF इंटू F करोगे तुम तो F हो गया 96500 अप्रोक्सीमेटली कूलम। तो चार्ज क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, लेकिन ये जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम अपने मन से आगे एक नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये तुम्हारा रिलेशन हो गया पोटेंशियल और डेल्टा जी एनर्जी ऑफ रिएक्शन में। पोटेंशियल और डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। तो मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखना चाहते हो तो यहां पर जी नॉट लगा देना, यहां पर ई नॉट लग जाएगा। तो डेल्टा जी और पोटेंशियल में ये रिलेशन है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होता है? फॉर अ फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन या जिसको हम लोग बोलते थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के हो जाए। कोई भी रिएक्शन फिजिबल तब होता है जब उसका डेल्टा जी क्या होता है बताओ तो? लेस देन 0 होता है। याद आ रहा है? कोई रिएक्शन फिजिबल तब होता है जब डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। डेल्टा जी रिएक्शन लिख देते हैं यहां पर, डेल्टा जी RXN रिएक्शन लेस देन 0। देखो RXN हम कई बार यूज करते हैं। RXN का फुल फॉर्म है रिएक्शन। देखो इसीलिए हम ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, ताकि लिखना आसान हो। अब यहां पर रिएक्शन लिख देंगे तो एक हमेशा डेल्टा जी रिएक्शन बड़ा सा टर्म दिखेगा, कंफ्यूजन बढ़ सकता है।
लेकिन गलती क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे इसको उल्टा पढ़ लेते हैं, R इंटू एन, तो ये कंफ्यूजन नहीं पालना है। डेल्टा जी रिएक्शन अगर लेस देन जीरो हो तो रिएक्शन फिजिबल होता है। ये लेस देन जीरो कब होगा, तुम सोच के बताओ, ये वाला क्वांटिटी लेस देन जीरो कब होगा? देखो n जो है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, नंबर है, ठीक है। f क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। E अगर मान लो पोटेंशियल अगर नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी। कोई दिक्कत, समझ गए बात को? लेकिन अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है 96500, ये तो एक नंबर है, ये नंबर इंटू ये पॉजिटिव सब मिला के पॉजिटिव, आगे एक नेगेटिव लग गया, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ई सेल या ई रिएक्शन, रिएक्शन सेल क्या है, बैटरी क्या है, एक रिएक्शन है। हमने बताया बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक जो बैटरी रिप्रेजेंटेड है उसको अगर तुम रिएक्शन के टर्म में लिख लिए तो तुम्हारा काम हो गया। तो ई रिएक्शन, और तुम बोल सकते हो ई सेल, सेल एक रिएक्शन होता है, इज ग्रेटर देन जीरो। अगर किसी रिएक्शन का ई सेल ग्रेटर देन जीरो है तो उसका डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा और वो सेल फिजिबल होगा, वो रिएक्शन होगा। क्लियर है ना? वो रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। कैलकुलेट डेल्टा जी of the following reaction. Calculate delta G of the following reaction given that calculate delta G of the following reaction given that दिया हुआ क्या है, E नॉट Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 0.x वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। E नॉट Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 x वोल्ट दिया हुआ है। तुम्हें क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी अलग अलग रिएक्शन का पूछ रहा है। कौन कौन सा रिएक्शन है, कई सारे पार्ट्स है इसमें। देखो पहला रिएक्शन है Zn सॉलिड से बन गया Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा रिएक्शन है Zn सॉलिड हाफ से बन गया Zn प्लस 2 हाफ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा रिएक्शन है 2Zn सॉलिड से बन गया 2Zn प्लस 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। हर एक रिएक्शन का डेल्टा जी तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो पहले तुम्हें यह सोचना है कि क्या हर एक रिएक्शन का पोटेंशियल यही होगा, सेम रहेगा? बताओ तो। पहला रिएक्शन बताओ पोटेंशियल कितना होगा, ई सेल या ई रिएक्शन, जो भी तुम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ई रिएक्शन, पहले रिएक्शन का पोटेंशियल बताओ, एक्स होगा, पहले का तो एक्स होगा ही, चलो एक्स वोल्ट। तो डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा जी रिएक्शन माइनस एन फैक्टर इंटू एफ इंटू ई रिएक्शन। कोई दिक्कत? आर एक्शन मतलब रिएक्शन। चलो देखो पहला सॉल्व कर रहे हैं, माइनस एन एफ, इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है बताओ जल्दी से। पहला सॉल्व कर रहे हैं, 2 इंटू एफ का वैल्यू चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो मत रखो, इंटू एक्स। ये हो गया डेल्टा जी पहले पार्ट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो तो दूसरे पार्ट का निकालो, ये पहले पार्ट का है बच्चों। दूसरे पार्ट का ई रिएक्शन पहले बताओ, ई रिएक्शन क्या होने वाला है? दूसरे पार्ट का ई रिएक्शन एक्स वोल्ट होगा या हाफ एक्स वोल्ट होगा? बताओ जल्दी से। एक्स वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। तो डेल्टा जी क्या होगा दूसरे पार्ट का, डेल्टा जी रिएक्शन हो जाएगा
माइनस दूसरे पार्ट का NF इंटू F इंटू E रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलो, माइनस NF का वैल्यू बताओ दूसरे रिएक्शन के लिए। कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में? 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। सॉरी 2 नहीं, 1 मोल ना। दूसरे रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। -1 इंटू F कितना है? तुम चाहो तो F का वैल्यू F ही रहने दो, या इधर लिख सकते हो 96500 इंटू E कितना है? X वोल्ट। तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया? यहां से आ गया -2fx और यहां से आ गया -fx। कोई दिक्कत? ये fx gx फंक्शन नहीं है, f है 96500 कूलम, x क्या है? x वोल्टेज में। कोई दिक्कत? चलो तीसरे का बस आंसर बता रहे हैं हम। तीसरे का आंसर डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा जी रिएक्शन आ जाएगा। तीसरे का डेल्टा जी रिएक्शन हो जाएगा -4fx। कोई दिक्कत? चलो इससे एक छोटा सा सीख बताओ जो तुम सीखे हो, बताओ जल्दी से। देखो, पहला सीख है कि ई रिएक्शन पोटेंशियल चेंज नहीं होता है स्टोइकियोमेट्री चेंज करने से। और दूसरा सीख है कि किसी रिएक्शन में, जैसे देखो इस रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो थर्ड बन गया। कैसे बनाया है? इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पर थर्ड बन गया पहला में। तो पहला का जो डेल्टा जी होगा, पहला का जो डेल्टा जी होगा उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड का डेल्टा जी बन जाएगा। पहले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड रिएक्शन बना, तो पहले रिएक्शन के डेल्टा जी में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो थर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी बन जाएगा। या फिर एक और बात है, पहले रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा रिएक्शन बनेगा, बन रहा है ना। पहले रिएक्शन में तुमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा बना, तो पहले रिएक्शन के डेल्टा जी में हाफ से मल्टीप्लाई करो, देखो fx, तो पहले रिएक्शन के डेल्टा जी में हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे रिएक्शन का डेल्टा जी बन जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग सीखे हैं कि पोटेंशियल से कैसे डेल्टा जी में कन्वर्ट करना है। और डेल्टा जी चूंकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर हमको 2 रिएक्शन 3 4 रिएक्शन को जोड़ करके एक नया रिएक्शन बनाना हो और नए रिएक्शन का डेल्टा जी अगर हमें पूछा जा रहा हो, तो हम फाइनली सभी डेल्टा जी को मैनिपुलेट करके, इंटरप्रेट करके, जोड़ या घटा करके, डिपेंडिंग अपॉन हम रिएक्शन को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो फाइनल रिएक्शन का इस तरीके से हम लोग डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा जी से पोटेंशियल के जो रिलेशंस हैं इनको कैसे हम लोग यूज करके एक बैटरी के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।